आपको एक्जिमा क्यों हुआ? ये अभी को क्यों हुआ और अभी क्यों हुआ? और उससे पहले कि आप कहें कि ये जीनियात की वजह से है, आपके पास आज भी वही जीन्स हैं जो आपके बचपन में थे, लेकिन इस वक्त आप वाकई बीमार नहीं थे। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि एक्जिमा डर्माटाइट्स के मखसूस जीन्स कैसे एक्टिवेट होते हैं, इसको होने से कैसे रोका जा सकता है और सोजिश को तेजी से कैसे पलटा जा सकता है। मैं कुछ साइंसी तहकीक का जायजा लूंगा और तफसील से बताऊंगा कि मेरे कुछ मरीजों ने एक्जिमा की बुनियादी वजूहात को कैसे हल किया और अलामात को कैसे खत्म किया। अस्सलाम अलैकुम सबको, मैं डॉक्टर चानो दसरी हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स को तरीका इस्तेमाल करते हुए उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत की सोजिश और हाजमे की खराबियों को हल करने में मदद करता हूँ। इस क्लिनिकल तरीक़ाकार ने हज़ारों मरीजों को उनकी अलामात हल करने में मदद दी है, कुछ को तो सिर्फ 6 हफ्तों में बगैर किसी पेचीदा महंगे इलाज के। ये मवाद जो अब देखने वाले हैं बराह रास्त मेरी अकेडमी से लिया गया है, जहां अब जैसे लोग सीखते हैं कि अपनी एक्जिमा की अलामात को हमेशा के लिए कैसे शिकस्त दें, चाहे तशखीस वाज़े ना भी हो। अब मैं इस मुख्तसर वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि जब आपको कोई सोजिशी बीमारी जैसे एक्जिमा हो तो उसकी बुनियादी वजूहात को सही तरीके से कैसे पहचाना जाए। मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सी चीज़ें बुरे जीन्स को मुतहर्रिक करती है, अब में यह होने से कैसे रोका जा सकता है और असल में क्या चीज़ मुअस्सिर है। इसके अलावा मैं आपको कुछ निहायत मुफीद मशवरे दूंगा कि एक्जिमा की सोजिश के लिए अपनी हिकमत अमली बनाते वक्त कुन 5 मखसूस शुबों पर अपनी तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। अब आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप ताज़ा तरीन मालूमात हासिल करते रहें। ये वीडियोज़ हर इस शख्स के लिए लाजमी देखने वाली हैं जिसे एक्जिमा डर्माटाइट्स है और वो अपनी अलामात को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता है, और ये वाकई मुफीद मालूमात है जो शायद आपको कहीं और ना मिले। अब एक्जिमा डर्माटाइट्स की बुनियादी वजूहात के मौजू पर मैंने ज़्यादातर लोगों को ये गलती करते देखा है कि वो बस ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि उनके एक्जिमा डर्माटाइट्स की वजह ख़राब जीन्स हैं। और अब शायद सोच रहे होंगे, अगर मसला जीन्स का है तो फिर ये मसाइल मुझे पहले क्यों नहीं हुए। अब मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि अमूमन लोगों के पास ऐसे जीन्स होते हैं जो मुदाफ़ियती रद्द अमल को मुतहर्रिक करते हैं। ये मुदाफ़ियती रद्द अमल हिस्टामिन से आ सकते हैं, ये ऑटो एंटीबॉडीज़ से आ सकते हैं, ये बी अटीलमुफ़ासात से आ सकते हैं जो कि खुसूसी सफ़ेद खून के खलिए हैं। और ये सब मिलकर एक रद्द अमल को मजबूत बना सकते हैं, यानी आपके खलियों पर हमला कर सकते हैं। मुदाफ़िती निज़ाम वक्त के साथ मुतहर्रिक होता है जो सोजिश के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता नुकसान पहुँचाता है, और हकीकत में सोजिश की वजह से ये जाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि अलामात कब शुरू हुई। एक्जिमा डर्माटाइट्स असल में कब पैदा हुआ। अब आपको इस पर हैरान नहीं होना चाहिए क्योंकि आपके मुदाफ़िती निज़ाम का तकरीबन 70 से 80% हिस्सा आपकी आंतों में होता है। तो जब आपको कोई सोजिश वाली बीमारी हो जैसे कि एक्जिमा, तो आप यकीन से कह सकते हैं कि आपकी आंतों और जिस्म के किसी और हिस्से में कोई मसला हो सकता है। आप उन दीगर अवामिल पर भी गौर कर सकते हैं जो सोजिश को मुतहर्रिक करते हैं। तो इसमें गहराई में जाने से पहले अगर आप वाकई एक्जिमा डर्माटाइट्स का सही हल तलाश करने और तेज़ी से नताइज हासिल करने में संजीदा है, तो मुफ्त ट्रेनिंग के लिए साइन अप करना ना भूलें, जिसमें मैं आपको वो मखसूस हिकमत अमलियाँ बताता हूँ जिन्होंने मेरे क्लाइंट्स को एक्जिमा से 6 हफ्तों में सेहतयाब होने में मदद दी। आप इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर जाकर ये ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं और मुझे यकीन है कि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। ये लिंक आपको एक सफ़े पर ले जाएगा जहाँ आप अपना ईमेल दर्ज करके शुरुआत कर सकते हैं। इसमें आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आपको जानने की ज़रूरत है, जिसमें एक मुफ्त मरहला वार गाइड शामिल है जिसमें मखसूस सिफारिशात और बेशुमार मददगार केस स्टडीज़ हैं, ऐसे लोगों की जो बिल्कुल आपकी तरह हैं और जिन्होंने अपनी हालत को हमेशा के लिए बदल दिया और अब सेहतमंद हैं। और ये वो लोग हैं जो बिल्कुल आपकी तरह एक्जिमा के मरीज थे और अब कह सकते हैं कि वो बीमारी से आज़ाद हैं और ख़ुद को बहुत बेहतर महसूस कर रहे। इसमें एक मुकम्मल काबिल अमल मंसूबा भी शामिल है कि आप ये सब कुछ खुद घर पर कैसे कर सकते हैं। तो बस सफ़े के ऊपर अपना ईमेल दर्ज करें और शुरुआत करें। ज़रूर उसको देखें। अब ये वीडियो देखें जो मैंने पहले रिकॉर्ड की थी, जिसमें मैंने एक्जिमा की वजूहात और जिन चीज़ों पर आपको नज़र रखनी चाहिए बताया है। मैंने काफ़ी सोचा कि इस हिस्से को कोर्स में शामिल करूं आ नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि एक लिहाज से ये इस पैगाम को कमज़ोर करता है कि अगरचे आपके कुछ जीन्स ख़राब हो सकते हैं, फिर भी आपके पास ये सलाहियत है कि आप माइंड गट टामोनेट मेथड पर अमल करके उन पर काबू पा सकते हैं। ये सब कहने के बाद मैंने फैसला किया कि कम अज़ कम आपको जीनियाती तहकीक के बारे में कुछ पस मंज़र देना शायद फ़ायदेमंद होगा। तो 1990 की दहाई में जब हमारे पास मुकम्मल जीनियाती सीक्वेंसिंग नहीं थी, साइंसदान एमएस में शामिल चंद जीन्स की निशानदेही कर सकते थे। अब जबकि हम पूरे जीनोम की सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, हमारे पास जीनोम वाइड एसोसिएशन सर्वे नामी चीज़ें हैं।
जो एक बड़ी तादाद में ऐसे लोगों का ग्रुप लेती है जिन सबको एक ही बीमारी होती है और देखती है कि इनमें कौन सी तब्दीलियां हैं जो आम आबादी से मुख्तलिफ है। यहाँ एक तस्वीर है कि ये कैसा दिखाई देता है, और अगर ये आपको मुकम्मल तौर पर समझ ना आए तो फिक्र ना करें। यहाँ हर नुक्ता एक जेन क्लस्टर की नुमाइंदगी करता है जिसमें एक मखसूस जीनियाती तब्दीली होती है। जब भी किसी बीमारी के लिए एक ही खराब जीनियाती तब्दीलियां बार बार आती हैं तो ये नुक्ते कतारों की शक्ल में जमा होने लगते हैं। पता ये चला है कि एक से ज्यादा स्क्लेरोसिस से वाबस्ता कई दर्जन जीन्स हैं। जाहिर है मैं इस वक्त आपको ये सब याद करने का मशवरा नहीं दूंगा। बिलाखिर हम उनके लिए हदफी जैन थेरापीज तैयार करेंगे, लेकिन इस वक्त के लिए मैं यहाँ जीनियात और सोजिश के इस तसव्वुराती नक्शे की तरफ वापस जाना चाहता हूँ। अगरचे एक से ज्यादा स्क्लेरोसिस से वाबस्ता दर्जनों इंसानी जीन्स हैं, याद रखें कि मैंने कहा था कि ये जीन्स आपके रवैये और उन मुहर्रिकात पर आपके रद्द अमल के मुताबिक आन आफ हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जिस्म के हर खलिये में हर जैन इस्तेमाल नहीं होती। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि चाहे आपके पास इक्तबास में अच्छे जीन्स और बड़े जीन्स हों जो सोजिश का बाइस बनते हैं, वो हमेशा फ़ाल नहीं रहते। आपके पास उन्हें कंट्रोल करने की सलाहियत है, लेकिन जो चीज़ आपको सीखनी है वो ये है कि कैसे, और यही वो मकाम है जहाँ बहुत से डॉक्टर कमी का शिकार हो जाते हैं। वो आपको ये नहीं बताते कि कैसे। वो जीनियात को फ़ौरन इल्ज़ाम देकर दवा तजवीज़ करने में इतने जल्दी करते हैं कि एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचते कि शायद कोई तरीक़ा हो कि जैन को आन आफ कंट्रोल किया जा सके। अच्छा, अब ये जिक्र करना मुनासिब होगा कि अब तक हम इंसानों के जीन्स की बात कर रहे थे जो आन और आफ हो सकते हैं, लेकिन याद रखें कि हमारा जिस्म अरबों खुर्दबीनी जानदारों का भी मेज़बान है। उन खुर्दबीनी जानदारों के अपने DNA के सीट होते हैं जो सोजिश पैदा करने वाले मादे पैदा कर सकते हैं। इनमें से कुछ खुर्दबीनी जानदार हमारी मदद करते हैं, लेकिन कुछ हमें नुकसान पहुंचाते हैं, और सही तवाज़ुन ही वो चीज़ है जिसकी हमें तलाश है। यकीन करें या ना करें, अगर हम अपने जिस्म में मौजूद तमाम जीन्स को जमा करें तो सिर्फ 1% ही असल में इंसानी है। बाकी 99% बैक्टीरिया और दीगर खुर्दबीनी जानदारों से आते हैं जो ज़्यादातर हमारी आंतों और सांस की नालियों में रहते हैं। जो लोग जीनियात को इल्ज़ाम देना पसंद करते हैं, हो सकता है आपकी जीनियात इतनी बुरी ना हो। आपकी जीनियात बिल्कुल ठीक हो सकती है। हो सकता है आपके जिस्म में सिर्फ बैक्टीरिया का तवाज़ुन बिगड़ा हुआ हो और यही बड़ी परेशानी की वजह बन रहा हो। तो जाहिर है कि आंतों की सेहत अब बहुत अहमियत इख्तियार कर चुकी है, और इसीलिए हम सेहत के हलकों में इस पर इतना जोर देख रहे हैं, क्योंकि आंतें मुदाफ़ियती निज़ाम का दरवाज़ा हैं। ज़रा सोचें, अगर आप अपने जिस्म में 99% से ज़्यादा जीनियाती तनवों को अपने हक में कंट्रोल कर सकें तो आपको किस कदर फ़ायदा हासिल होगा। मेरे क्लाइंट्स ने कहा है कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी इतने सेहतमंद महसूस नहीं हुए, और ये सिर्फ चंद हफ्ते मेरे साथ काम करने के बाद हुआ है। तो ये हासिल किया जा सकता है, और उसके लिए कोई मुश्किल या बहुत पेचीदा तरीक़ा इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं। जीनोम सर्वे के मुताबिक एक से ज़्यादा स्क्लेरोसिस से वाबस्ता दर्जनों जीन्स हैं, लेकिन हमें सिर्फ ये देखना है कि उन्हें कौन सी चीज़ें मुतहर्रिक करती हैं। और ये मुतहर्रिक करने वाले अवामिल हैं खुराक, हाजमा, नींद, जहनी दबाव और वर्जिश, यानी बड़े 5। याद रखें मैंने उनका जिक्र शुरू में भी किया था। इन माहौलियाती अवामिल को मजमूई तौर पर एपिजेनेटिक्स कहा जाता है। ईपी का साबिका आला मकाम को जाहिर करता है, क्योंकि एपिजेनेटिक्स जेनेटिक्स को कंट्रोल करता है। हकीकत में असल अहमियत जेनेटिक्स की नहीं बल्कि एपिजेनेटिक्स की है, क्योंकि ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमारे इख्तियार में हैं और बराह रास्त इस बात पर असरअंदाज हो सकती हैं कि हमारे जिस्म में सोजिश कितनी है। ये कोर्स उन्हीं 5 अहम अनासिर को इस्तेमाल करने और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए तैयार किया गया है ताकि जिस्म को सेहतयाब किया जा सके। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको अपनी सारी तवज्जो, वक्त और तवानाई कहाँ सिर्फ करनी चाहिए, तो वो यही 5 चीज़ें हैं। ज़रा इसको देखिए। आंतों में 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, और ये जिस्म में न्यूरोट्रांसमीटर्स की सबसे बड़ी पैदावार गाह है। इसीलिए इसे दूसरा दिमाग का लक़ब मिला है। ये एक खरब मुदाफ़ियती खलियात का भी मेज़बान है, जिसका मतलब है कि आपके मुदाफ़ियती निज़ाम का ज़्यादातर हिस्सा दरअसल आंतों में मौजूद होता है। तो वो कौन से उसूल हैं जिन्हें हम इस महवर के तीनों हिस्सों को बेहतर तौर पर बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? वो सबसे अहम और मुताल्लिका सवाल किया है जो आप खुद से पूछ सकते हैं। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, इसका जवाब वही 5 बड़े एपिजेनेटिक माहौलियाती अवामिल हैं: खुराक, हाजमा, नींद, जहनी दबाव और वर्जिश। ये वही 5 अवामिल हैं जिनका मैंने जिक्र किया था।
अगर मुझे इनमें से हर एक की अहमियत के लिहाज से फीसद देना हो तो मैं कहूँगा कि खुराक तकरीबन 1/3 है और हाजमा भी तकरीबन 1/3 है। तो मजमूई तौर पर ये दोनों आधे से ज़्यादा असर रखते हैं और उसकी वजह यह है कि आपके मुदाफ़ती निज़ाम का ज़्यादातर हिस्सा आपकी आंतों में होता है और आपकी जीनियाती तनवो का ज़्यादातर हिस्सा भी आपकी आंतों में जरासीम की सूरत में मौजूद होता है। तो आपकी आंतों में क्या जाता है, आपकी आंतों में क्या रहता है और आपकी आंतों से क्या निकलता है, ये सब सोजिश का तयन करते हैं। बात इतनी ही सादा है। बाकी बड़े 5 अवामिल में नींद, ज़हनी दबाव और वर्जिश शामिल है। मैंने यहाँ एक छठी मुतफर्रिक कैटेगरी भी शामिल की है ताकि कुछ बहुत वाज़ेह बातों पर बात की जा सके, जैसे कि सिगरेट नोशी, दांतों की सफाई और दीगर अवामिल जो सबको इस मरहले पर मालूम होने चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा नहीं होता। मिसाल के तौर पर मेरी एक क्लाइंट जिसे मुदाफ़ियती बीमारी थी, इसे ये मालूम नहीं था कि सिगरेट नोशी इसकी हालत को मज़ीद ख़राब कर देती है। मेरा एक और क्लाइंट था जो बाकायदगी से फ्लास माउथ वाश इस्तेमाल नहीं करता था, जिसके नतीजे में इसे जोड़ों में दर्द और मुंह में छाले हो गए। मेरा एक और क्लाइंट था जिसे नींद में रुकावट, स्लेप एपनिया और कम टेस्टोस्टेरोन था, लेकिन इसने कभी ना तो नींद का टेस्ट करवाया और ना ही अपने हार्मोन्स चेक करवाए। इसीलिए मैंने यहाँ ये छठी मुतफर्रिक कैटेगरी शामिल की है ताकि आपको याद दिलाया जा सके कि कोई बहुत वाज़ेह चीज़ नज़रअंदाज ना करें जो आपकी सेहत पर बड़ा असर डाल सकती है। अब मैं ये भी वाज़ेह करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये बात अक्सर सुनता हूँ, अगर आपको ज़हनी दबाव है तो बहाने ना बनाएं। सिर्फ थोड़ा सा दबाव खुद से कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुँचाता। इसके असरात महदूद हैं, लेकिन अगर आप इस दबाव को ज़िंदगी के दूसरे हिस्सों पर असरअंदाज होने दें, खाने पीने की आदत, नींद खराब हो, तो मुदाफ़ियती निज़ाम की सोजिश का खतरा है। दबाव को ज़िंदगी बर्बाद ना करने दें। ये सिर्फ इस पूरी मसावात का एक छोटा सा हिस्सा है और आपको उन 5 तसव्वुरात पर पूरी तरह अमल पैरा होना होगा ताकि आप माइंडगत इम्यूनिटी तरीक़ाकार में महारत हासिल कर सकें। एक मुनज़्ज़म और मुस्बत रवैया आपको बीमारी पर काबू पाने में मदद देगा। अब मैं जानना चाहता हूं कि उन 5 में से कौन सा मुहर्रिक आपके लिए सबसे ज़्यादा अहम है। नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल की सपोर्ट के लिए इसे अपने प्यारों के साथ शेयर करें और आज़मा पर मज़ीद मुफीद मशवरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये थे डॉक्टर चानो दसरी माइंडगत इम्यूनिटी क्लिनिक के साथ, और अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी।